अभी देखिए, इसमें ना हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थ्योरी है। थ्योरी एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। पूरा नहीं बता रहे क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट दे दी है उसकी सीक्वेंस में। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं। 3 मेजर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा हूँ मैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मोस्टली पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है। इन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, थ्योरी क्या है, फिटिंग क्या होती है, फिटिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और कल आपका एग्जाम है, उस वजह से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ऊपर या पॉइजन या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप वाइवा देने के लिए। ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सबसे पहले किसी भी डेटा को ना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है एक ग्राफ के हिसाब से। अभी कुछ मत देखिए, आप ये जो स्क्रीन पे अभी जो मैं पेन से लिख रहा हूँ वो देखिए। ये एक ग्राफ होता है हमारा। ठीक है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, नीचे तक खींच लो कोई इशू नहीं है, मैंने आधा दिखाया। ठीक है। फिर हमारा एक्स वाई एक्सिस है। ठीक है। ये एक हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ होता है। ठीक है। ये रेंज कर रहा होता है लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन तक, पूरा रेंज है इसका। अब हमारा डेटा इस अम्ब्रेला के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है या इस एक्सट्रीम पॉइंट्स के अंदर कैसे डेटा हमारा बैठ रहा है, वो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम चेक करते हैं। इसी को बोलते हैं फिटिंग। क्या इस ग्राफ के अंदर वो डेटा बैठ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आप बोल, एक इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ये ऐसा आएगा। अब अगर आप चाहें पैराबोला का ग्राफ भी आप y इक्वल टू mx प्लस सी से निकालें तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि पैराबोला में रिलेशनशिप होता है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो उसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, गोल टाइप। वैसे ही हमारा डेटा इस ग्राफ के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है। इसमें क्या होता है ना, फंक्शन क्या होता है हमारा, अभी कंफ्यूज होने की एकदम जरूरत नहीं है। ठीक, एकदम जरूरत नहीं है। हमारा मेन फंक्शन मैं नीचे दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन से समझते हैं सीधा। एक हमने ना इसमें एक टर्म आता है हमारा, तो जो एंड लिमिट्स होती है ना हमारी, एक ग्राफ है, हमें उसकी एंड लिमिट्स निकालनी है। तो एंड लिमिट्स को बोलते हैं जेड प्लस जेड माइनस जेड, राइट वाले को प्लस जेड, लेफ्ट वाले को माइनस जेड। तो जेड की वैल्यू जो होती है हमारी एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा होती है। अब ये भाई एक्स क्या बजा है, म्यू क्या बजा है, सिग्मा क्या बजा है, और जेड क्या है। एक्स जो होता है हमारा, वो हमारा कंडीशन होती है जो हम क्वेश्चन में चेक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है सैंपल ऑफ 100 ड्राई बैटरी सेल्स टेस्टेड, फाइनल लेंथ ऑफ प्रोड्यूस फॉलोइंग रिजल्ट। तो हम इसमें लेंथ के बारे में बता रहे हैं। म्यू हो गया हमारा मीन, सिग्मा हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर हो गया हमारा वेरिएंस। सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा रूट सिग्मा स्क्वायर, यानी कि सिग्मा, यानी कि वेरिएंस का रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है, मीन दे रखी है, डेटा को बोल दिया है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन ने बताया है, ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से दे दिया है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेंथ को दे दिया है लाइट प्रोड्यूस्ड, लाइट की लेंथ के ऊपर है, लेंथ पे क्वेश्चन है, तो वो हमारा एक्स है। अज्यूम कर लिया डेटा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बैटरी सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ। अब ये हमारी कंडीशन दे रखी है मोर देन 15 आवर्स, लेस देन 6 घंटे, बिटवीन 10 से 14। तो इसमें हमें क्या निकालना है, बैटरी सेल की लाइफ निकालनी है, यानी कि लेंथ। लेंथ के ऊपर हमने एक्स मान लिया। ठीक है। एक्स को मान लिया हमने लेंथ ऑफ ड्राई बैटरी लाइफ। जेड होता है एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। इसमें ना एक्स चेंज हो जाता है हर वैल्यू के हिसाब से। ठीक है। एक्स चेंज होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। अगर ये गिवन है क्वेश्चन में तो बहुत बढ़िया है, अगर ये नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट इमरान भाई, ये मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, चलो। ये सॉरी यार, मैंने डाउनलोड करके नहीं रखा, थोड़ा वीडियो में लैग आ सकता है, बट दिखाता हूँ मैं तुम्हें। या इसी पीडीएफ में है शायद। हम्म, हाँ। मीन देखो ऐसे, मीन और वेरिएंस का ना, हाँ। देखो मीन, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ना, अगर हमें म्यू और सिग्मा दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो म्यू कैसे निकालते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन निकालने का सिंपल तरीका है। इसके ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है। 2 या 3 फॉर्मूलाज हैं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर ये दिया हुआ हो तो ये लगाओ, वो दिया हुआ हो तो वो लगाओ। सिमिलर तरीके से वेरिएंस निकालने का तरीका क्या है, ये
एलिमेंट माइनस ओवरऑल मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एफ माइनस म्यू बाई एफ एक्स ऐसे होता है, मैं दिखा रहा हूँ, लोड हो रहा है वो। तो तब तक हम देखते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमें म्यू और सिग्मा दिया हुआ था, हमें क्या निकालना था, तीन कंडीशन पे एक्स की वैल्यू देखनी है हमें। तो एक्स अगर हम देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, मोर देन इक्वल टू 15 आवर्स, तो हमने क्या दे दिया, मोर देन 15 आवर्स लिया, ठीक है। इसमें यूजुअली इक्वल टू साइन हम अपनी मर्जी से लगा देते हैं, अगर स्ट्रिक्टली गिवन ना हो तो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अगर हमारा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, ठीक है, तो हम मान लो 15 लेके चला हमने, 15 माइनस 12 बाई 3 कितना हो गया, 15 माइनस 12 3 बाई 3 1 हो गया, z की वैल्यू हो गई हमारी 1। अब जब हमारा z 1 है तो हमें क्या निकालना है, जब हमारी लोअर लिमिट है, x हमारा 15 है तो z 1 है, तो अब x अगर ग्रेटर देन 15 होगा तो z की वैल्यू फॉर श्योर ग्रेटर देन 1 होंगी, अगर इस कंडीशन को लेके चले हम, ठीक है। तो हमारा z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हम दूसरे तरीके से, यहाँ पे z की वैल्यू 1.0 है, और ये क्या है हमारा, एक मिनट, हाँ 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 हाँ, तो z इस कंडीशन में क्या करते हैं ना हम, z की प्रोबेबिलिटी जो है ग्रेटर देन 1 होने की, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ z की 0 से इन्फिनिटी, देखो हमें चाहिए z ग्रेटर देन 1 की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, टोटल z की जो पॉसिबिलिटी पॉजिटिव होने की, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी की प्रोबेबिलिटी माइनस z की जो कंडीशन है 0 से 1 के बीच की, ठीक है। तो हमें ये पता होता है कि z की कंडीशन जो पॉजिटिव वन साइडेड जो z होता है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 तक ही रेंज होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू 0.5 पॉसिबल होती है, मैंने बताया था ना, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड पॉइंट्स बताते हैं, z की वैल्यू बताते हैं x एक्सिस पे, तो ये 0.5 और माइनस 0.5 ओवरऑल वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 1 के बीच में रेंज करता है z, तो 0.5 मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें ये पता है कि 0 से लेके एंड तक इन्फिनिटी तक की वैल्यू z की होती है हमारी 0.5, तो उस टोटल वैल्यू में से हमें क्या माइनस करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकालना है। तो उस कंडीशन में हमने 0 से इन्फिनिटी की एक कंडीशन नहीं, एक दी हमने 0 से लेके 1 तक की, तो हमने क्या किया, 0 से इन्फिनिटी से माइनस कर दिया हमने 0 से लेके 1 तक प्रोबेबिलिटी, तो बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई ना। तो इसमें ये करते हैं, ये हमें डिफाइंड है पता है, इसमें हमने ये माइनस कर दिया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि 0 से लेके 1 तक के बीच में z की वैल्यू 0.3143 होगी, इसके लिए एक टेबल आता है, ठीक है। इस टेबल में ना 0.3143 की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है हमारा, हम z मान रहे हैं 1.0 चाहिए हमें z, ठीक है, हमें z एग्जैक्ट कितना चाहिए 1.0, ठीक है, 0 से लेके 1 तक है, तो हमें एग्जैक्ट अपर लिमिट क्या है हमारी 1.0 है, ठीक है। एग्जैक्ट 0 1.1 होने से चेंज हो जाएगी z की वैल्यू, z की वैल्यू में पता नहीं होती, हम टेबल से निकालते हैं, टेबल गिवन होता है क्वेश्चन में। तो z की वैल्यू एट 1.0 कितनी, 0.3413, तो हमने ये कंडीशन ले ली, तो 0.1587 में हमारा फेवरेबल आउटकम आ गया, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल कंडीशन ये है, 0.5 ये रहा, 0.3143 0 से लेके यहाँ तक है, तो ये जो हमारा फेवरेबल आउटकम है जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, तो ये ग्राफ में ये शेडेड रीजन है जो वो डिनोट कर रहा है, हमें ऐसे शेडेड रीजन बताने होते हैं ग्राफ्स में, जैसे ये है। अब देखो अगर हमें मीन वगैरह गिवन ना हो, बाइनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल कहाँ गया हमारा, हाँ, तो ई एफ एक्स समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स बाई समेशन ऑफ एफ, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, और ई एफ एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन ई एफ, इसका मतलब ये रहा हमारा, मान लो एक कंडीशन दे रखी है, ऑब्जर्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, और एफ की वैल्यू दे रखी है 0 1 2, ये इतनी ऑब्जर्वेशन बार आया कि हमारा 1 एक बार आया है, एक्स में हमारा 2 आया है, 3 बार आया है 5, ऐसे ऑब्जर्वेशन दे रखी है। तो मीन क्या होती है, एफ इंटू एक्स समेशन ऑफ 1 2 3 ऐसे दे दिया, तो इसमें क्या होगा, एफ एक्स समेशन एफ एक्स, एफ इंटू एक्स बाई समेशन ऑफ एफ। पहले तो एफ इंटू एक्स क्या करेंगे हम, कॉरेस्पॉन्डिंग एफ से कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2, ठीक है, तो ये एफ एक्स हो गया, लेकिन समेशन है तो सारे टर्म्स में करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, आपस में नहीं करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस आगे, तो ये टोटल टर्म हो गया अपॉन समेशन ऑफ एफ, तो ये जितनी भी टर्म्स है उसको आपस में ऐड कर देंगे टेबल में, तो ये हो गया हमारा वो
इसमें ना बेसिकली हम एक टेबल बनाते हैं, मैं नीचे दिखा रहा हूँ, वो बनी हुई होगी, उसके हिसाब से निकालते हैं। जैसे ये देखो, एक टेबल बनाते हैं हम, हमने ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, फिर एफ एक्स लिखते हैं हम एक टेबल में, फिर एक्स एक्स लिख दिया ना हमने, फिर एक टेबल में हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं, नीचे वाला मत देखना। फिर हमने एफ इंटू एक्स स्क्वायर करे तो क्या समीशन आएगा, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर एफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ई एफ, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी से एक्स का जो भी टर्म इसको स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये टर्म है, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, तो 1 इंटू टू स्क्वायर प्लस 3 इंटू फोर स्क्वायर, इस कंडीशन में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। डिवाइड करेंगे क्या, इसकी समेशन को, टोटल फ्रीक्वेंसी की समेशन को, माइनस क्या करेंगे हम, मीन, माइनस ई एफ एक्स बाई ई एफ का होल स्क्वायर, माइनस मीन का स्क्वायर है, क्योंकि देखो ई एफ एक्स है, एफ इंटू एक्स बाई एफ है, ये टोटल टर्म मीन है, और मीन ओवरऑल स्क्वायर है, एक्स के अंदर स्क्वायर नहीं है जो हम टर्म में उंगली करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स पे स्क्वायर था, इसलिए हमने एफ से एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ पे होल टर्म पे स्क्वायर है, यानी कि मीन पे स्क्वायर है, मीन निकल गया, तो ये टर्म निकाला हमने, माइनस मीन का स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया हमारा वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन की वेरिएंस आई अभी, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगी, जो भी वैल्यू आई, ये पूरा टर्म इसका रूट दे दिया हमने, तो आ गए हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमारा आता है एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो हमारा म्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया, सिग्मा हमने रूट वेरिएंस दे दिया हमने, और वेरिएंस कैसे निकाली हमने, डायग्राम के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से निकाल ली। ठीक है, तो ये था हमारा टर्म। सेकेंड कंडीशन, x जब हमारा लेस देन 6 हो, तो x अगर लेस देन 6 हो तो हम मान के चलते हैं x 6 है, x अगर 6 है तो x पे क्या वैल्यू आएगी, तो अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो 6 माइनस 12/3 माइनस 6/3, z की वैल्यू क्या आई, -2 निकल के आई। ठीक है, अब -2 हम चेक करेंगे, z हमारे -2 पाई, तो अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी जब z हमारा -2 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो नेगेटिव में, ये नहीं कि पॉजिटिव वाला ले आओ तुम, नेगेटिव मैंने क्या बोला था, z यहाँ पे 0.5 होता है, यहाँ पे होता है, तो हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, 0 से माइनस इन्फिनिटी तक की टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस क्या प्रोबेबिलिटी करेंगे हम, जब z ग्रेटर देन 2 है, हमें ये निकालनी है z ग्रेटर देन 2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हमें टोटल इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी, ये 2 है मान लो, हमें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल कजर कहाँ है इसका, हमें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए 2 पे, तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी तक जो कि हमेशा 0.5 होती है, उससे माइनस कर देंगे बीच वाली 0 से लेकर 2 तक जब z की वैल्यू थी वो वाली प्रोबेबिलिटी, तो एंड वाली ऑटोमेटिक निकल जाएगी। सेम हमने किया है, 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दिया जब z 0 से लेकर बीच में 2 तक रिलाई कर रहा हो। अब ये कैसे निकालेंगे, तो ये हमने अपर लिमिट देंगे -2 पे, या 2 पे z की क्या वैल्यू है, तो ये हमारे टेबल से देखते हैं हम हमेशा, z की एग्जैक्ट वैल्यू 2.0 पे क्या है, 0.4772, तो हमने क्या दिया, 0.5 से ये वैल्यू माइनस कर दी, तो हमें लेफ्ट साइड का रीजन मिल गया, इस रीजन, शेडेड रीजन में हमारा लाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन क्या है, जब z हमारा 10 से लेकर 14 तक है, ठीक है, z हमारा 10 से लेकर 14 तक है, तब दो वैल्यूज दी हुई है, तो एक बार x 10 रखेंगे, एक बार 14 रखेंगे हमारा, ठीक है, तो x जब हम 10 रखते हैं इस इक्वेशन में, 10 माइनस 12/3 -2/3, तो होता है -0.67, और अगर हम 14 रखते हैं तो 14 माइनस 12 प्लस 2/3, तो -2/3 से +2/3 रेंज कर रहे हैं, -2/3 ये वैल्यू होती है, +2/3 ये वैल्यू होती है। तो इस कंडीशन पे क्या निकालना है हमें, इसे हमने ना एक फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट कर दिया, ये मेरे ध्यान में नहीं है, ये एकदम मेरे ध्यान में नहीं है, ये बीच की वैल्यू आएगी कि इन दोनों के बीच में कैसा आ रहा है, तो वही देंगे हम, z की जो ये 0.67 पे जो भी वैल्यू आएगी, टोटल देंगे, इन्फिनिटी से माइनस कर दिया, एक साइड का आ गया, फिर हमने सेम चीज हमने यहाँ पे भी कर दी, फॉर एग्जांपल टोटल 0.5 से हमने z हमारा जब 0.67 था तब क्या थी वैल्यू, 0.0 ये रहा 67, 0.6 पे 0.239 माइनस करेंगे, 0.5 से 0.239 माइनस करेंगे, तो जो भी वैल्यू बचेगी वो राइट वाला शेडेड रीजन होगा, एज वेल एज लेफ्ट वाला शेडेड रीजन होगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गया, ये नहीं बता रहा मैं, तुम्हें खुद देखना होगा, ये सारी चीजें खुद देखो, चुपचाप एक फिटिंग बता रहा हूँ, फिर बायनोमियल थोड़ा सा एक्सप्लेन करके छोड़ दूंगा। कमिटिंग एरिया बेकार है, ये रहा क्वेश्चन, फिटिंग का क्वेश्चन कहाँ है, ये मैंने क्वेश्चन तुम्हारे रेफरेंस के लिए दी है। फिट अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया हमारा, एक मिनट, फिटिंग ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ ये रहा, फिट किया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग डेटा, इसमें देखो एक्स और एफ दे दिया है, ठीक है,
अब हमने मीन वगैरह नहीं दिया हुआ है, एक्स और एफ दिया हुआ है, अब ये टेबल दे दे। अब हमें कैसे निकालनी है, समेशन मीन एफ इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई, आपस में सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो और सबको एक साथ ऐड कर दो। तो वही किया हमने, 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 4 16, ऐसे करके एन तक ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया हमने इसके टोटल समेशन को। टोटल ऐड करेंगे 16 बनेगा, मीन आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सबसे पहले ये रूट भूल जाओ, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है, ये आता है हमारा सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस आता है, वेरिएंस से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सिग्मा रूट ले लेंगे। तो हमने क्या किया, ये हमने कैलकुलेट कर दिया था, दिखाया नहीं, एफ इंटू एक्स का स्क्वायर 1 इंटू 2 का स्क्वायर किया, प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर किया, प्लस 6 इंटू 6 का स्क्वायर, एंड तक करके सब ऐड कर दिया, डिवाइड बाई 16 कर दिया इसका समेशन। ये एक टर्म आ गया, इससे हमने मीन का स्क्वायर 36 माइनस कर दिया, जो भी ओवरऑल टर्म आया उसका रूट ले लिया, तो ओवरऑल टर्म बाय डिफॉल्ट 4 आया होगा, जब ये हमारा रूट 2 आ गया। तो x माइनस म्यू बाई सिग्मा तो आ गया, म्यू और सिग्मा तो आ गया, x क्या गए हम, कि हमें फिटिंग में क्या चेक करना पड़ता है। अब फिटिंग ऐसे नहीं होती, फिटिंग में ना स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक एक टर्म डाल के देखते हैं कि वो इसमें बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम एक टर्म डालते हैं, चेक करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, 1 बाई वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, तो कैसे निकाले हम x और y, तो 1 बाई सिग्मा रूट 2 पाई, रूट 2 पाई तो एक कॉमन टर्म है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल की पावर z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर है, ये मैंने गलत लिखा है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस z स्क्वायर, x माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, स्टैंडर्ड इक्वेशन गलती हो गई मुझसे, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी यहाँ पर है, कहीं दी हुई है, हाँ ये रहा, z माइनस म्यू बाई सिग्मा हो गया हमारा, z हो गया हमारा x माइनस म्यू बाई सिग्मा। जो फंक्शन होता है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से निकालते हैं, y इक्वल टू 1 बाई सिग्मा इंटू रूट पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस z स्क्वायर बाई 2। अब z की वैल्यू क्या है हमारा, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो इसको होल स्क्वायर करके डिवाइड बाई 2 करोगे एक्सपोनेंशियल पे, ऐसे आता है हमारा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। तो ये इक्वेशन पूछ सकता है, मुझसे भी पूछी थी, माइनस एक्सपोनेंशियल ई एक्स पी माइनस जेड स्क्वायर बाई 2, माइनस वाला टर्म है याद रखना, ये मुझसे भी पूछी थी, इक्वेशन पूछ सकता है। मैं फिटिंग को ऊपर ऊपर से बताती हूँ ताकि तुम्हें एटर्जी समझ में आए फिटिंग होती क्या है। कहाँ गया हमारा फिटिंग, ये रहा फिटिंग, तो ये हमारी इक्वेशन है 1 बाई रूट 2 पाई। अब इसमें क्या किया है ना, इसमें ना ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में डाल के चेक करते हैं हम, इसमें हमने रेंज ले ली है x1 x2, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा ये क्या क्या हमने, ये नीचे क्या है हमने, फ्रीक्वेंसीज, हाँ हमें ना y की वैल्यू ना निकालनी होती है, हमें ये चेक करना पड़ता है कि y की वैल्यू जो कैलकुलेट करें वो इसके क्लोज आनी चाहिए। पहली वैल्यू जो कैलकुलेशन के बाद आई है 1 आई है, दूसरी वैल्यू 4 आनी चाहिए, 1 के क्लोज आनी चाहिए, 1 4 6 4 1, ये दोबारा रिपीट हो जाना चाहिए। तो हमने वैसे ही क्लोज वैल्यू निकाल ली, अगर हमने जो स्टैंडर्ड वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है वो हमने y वाली इक्वेशन से अगर निकाल ली वही वैल्यूज, तो हम ये कहते हैं कि यस गुड फिटिंग है। अब ये हमने निकाली कैसे, ठीक है, तो z हो गया हमारा x माइनस म्यू बाई सिग्मा था, x माइनस 6 बाई 2 था, तो x माइनस 6 बाई 2, तो ये हमने क्या किया, x की वैल्यू लिखी 2 4 6 8 10। अब जिससे ये टेबल बनाने का तरीका है, इससे जस्ट एक पीछे वाली, इससे जस्ट एक बाद वाली वैल्यू लिखिए 1 और 3, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालने का ये बस तरीका होता है हमारा, ठीक है। तो 2 के पहले वाली, 2 के बाद वाली, इससे पहले वाली, इससे बाद वाली, हमने देखिए टेबल बनाया, अभी क्या कर रहे हैं मत पूछना, एक टेबल बनाया, ये हमने एज इट इज फिटिंग चेक करने के लिए हमने एज इट इज वैल्यू डाल दी यहाँ पर, इससे एक पीछे वाली एक आगे वाली वैल्यूज हमने यहाँ पर डाल दी, पेयर बना दिया। अब x की इन कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पे हमने z की वैल्यू निकाली, कैसे, म्यू हमने पहले ही क्वेश्चन में निकाल लिया था, 6 निकाला था, सिग्मा निकाला था, तो x अगर हमारा 1 होगा तो 1 माइनस म्यू 6 बाई सिग्मा करें तो ये क्या आती है हमारी -5/2, तो -2.5। ऐसे ही हमने एक एक करके x माइनस म्यू बाई सिग्मा में ये चीज बैठाई, ये पता है, ये पता है, हर जगह ये चेंज हो रहा है, तो हर जगह 2 के पेयर में तो एक वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है z की, एक वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है z की, पूरे कंडीशन में ऐसा ही हुआ, ठीक है, ये चीज हुई हमारी। अब देखो ये क्या हो गया हमारा, z हमारा -2.5 से -1.5 में लाई कर रहा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं,
z की वैल्यू जब -2.5 थी, -2.5 माइनस प्लस हटाओ 2.5 थी, तो ये क्या थी 0.4938, 1.5 थी 0.4332। तो इन दोनों रेंज में वैल्यू लाई कर रही है, तो मतलब जो z है हमारा, वो हमारा 1.49384332 कर अगर हम करते हैं, z की वैल्यू जो आती है हमारी, तो z की वैल्यू ये आती है क्लोज। तो अब तुम्हें क्या पता चला, हमने सबसे पहले फिटिंग के लिए क्या करना है, अब समझ में आया। ये चीज z की ऐसी कौन सी वैल्यू है z की उस टेबल में जो -2.5 पे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है और 1.5 पे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, माइनस प्लस से लेने देने नहीं है। तो वो वैल्यू हमने बड़ी से छोटी माइनस करी, और जो भी क्लोज वैल्यू आई वो कंपेयर करी हमने रिस्पेक्टिव टर्म से। जैसे 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक वैल्यू निकाली लॉजिक लगा के, हमने कंपेयर करा ये वैल्यू 1 के क्लोज है या नहीं। 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये आंसर हमारा 4 के क्लोज आना चाहिए, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। इसमें 8 के कर रहे हैं तो हमारा आंसर 4 आना चाहिए। तो सेम हमने क्या किया, स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग के। एक्स की वैल्यू हमने एज इट इज छाप ली, उससे जस्ट एक पीछे जस्ट आगे वाली वैल्यू हमने छाप ली, उन वैल्यू से कॉरस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू हमने छाप ली। ये जेड की हमने टेबल में वैल्यूज देख ली, बड़े से हमने छोटा माइनस कर दिया, ठीक है। और माइनस करके जो भी वैल्यू है इससे कंपेयर कर दिया, और क्लोज वैल्यू है तो बोल दिया फिटिंग है, क्लोज वैल्यू नहीं है तो बोले फिटिंग नहीं है। सेम हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में चुपचाप आ जाते हैं। फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी देखो, अब दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ग्राफ में देखने वाले, वो खाली नॉर्मल में आते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अक्सर फिटिंग के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये हमारा NCX, ये मैं इसमें दिखा देता हूँ मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। इस टेबल से हम फिटिंग देखते हैं, इससे हम मीन और वेरिएंस देखते हैं, जो कि हमारी फिटिंग में यूज होती है, ठीक है। बाइनोमियल में क्या होता है हमारा, x इंटू पी होता है, XPQ होता है हमारा, ये फिटिंग होती है। चुपचाप पहले देख लो, समझने की जरूरत नहीं क्या है क्या नहीं है। मीन अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के निकाले तो कुछ होता है x, कुछ होता है p, क्या होता है बाद में बताऊंगा। यहाँ पे भी XP तो कांस्टेंट है, Q एक आ गया, क्या होता है बाद में बताऊंगा। तो ये हम मल्टीप्लाई करके मीन और वेरिएंस निकालते हैं। इनका काम क्या है, ये यूज होता है टर्म फिटिंग में यूज करने के लिए। देखो NCX P की पावर x, Q की पावर n माइनस x। ये देखो, अब मैं थोड़ी थ्योरी अब तुम्हें समझ में आएगी क्यों। एक ना डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, अब मैं थोड़ा थ्योरी बताना चाहूंगा, क्योंकि नॉर्मल प्रॉपर तरीके से हो गया मेरे हिसाब से, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। ये कुछ टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका ना मीन और वेरिएंस निकालने का एक तरीका है। मीन और वेरिएंस क्या है, मीन एवरेज वैल्यू, क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है, जो सारे इंटरवल्स हमारे वैल्यू, जैसे 10 बच्चे हैं तो उनकी एवरेज हाइट क्या है, कि 10 बच्चों की कॉमन हाइट ये कि ये तो सबकी हाइट है, वैसी एवरेज है ये। वेरिएंस क्या है हमारा, एक्चुअल जो मीन है उससे हमारी वैल्यू कितनी दूर जा रही है। ये थ्योरेटिकल टर्म है। फॉर्मूला सारे डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अलग हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में जो जो वैल्यू गिवन होती है उसके हिसाब से इनका फॉर्मूला है मीन का, वेरिएंस का। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब आता है इनका एक एक फंक्शन आता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या मास फंक्शन। इसका क्या यूज है, इसका बस एक ही यूज है फिटिंग देखने पे, कि एक फंक्शन है जो कि कैलकुलेट करता है हमारा डेटा को, फ्रीक्वेंसी निकालता है डेटा की, एक्स के बेसिस पे वाई निकालता है। बस एक्स हमारा नोन होता है, उसके बेसिस पे वाई निकालता है, और हर एक के वाई का डिफरेंट फॉर्मूला होता है। जैसे वाई को fx भी बोल सकते हैं हम। तो इसका वाई निकालने का तरीका क्या है, NCX, ये कॉम्बिनेशन है सिंपल, p की पावर x, q की पावर n माइनस एक्स। अब p और q क्या है अब बताता हूँ, बाइनोमियल पढ़ रहे हैं हम, बाकी तो मैं खुद समझ लेना। अब अगर तुमने बोला कि अब नहीं आया समझ, लिटरली मैं नाराज हूँ, क्योंकि ये एकदम ही सिंपल करके बता दिया मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी थ्योरी, क्यों यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। बाकी के फंक्शन देख लेना, 3 इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। पॉइजन भी तुम खुद देखोगे, पॉइजन में ऐसा कुछ नहीं है। NCX तो ये सिंपल कॉम्बिनेशन है n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल। इसका टर्म ये रहा। ये एक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में होता है, एक इंग्लिश में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, सीधा सीधा नहीं देते, इतना सिंपल नहीं बनाते। p की पावर x, q की पावर n माइनस एक्स। अब ये x क्या वजह है, तो हम x ने क्वेश्चन में टर्म्स गिवन होते हैं उसको मानते हैं। p और q में क्या रिलेशन है, p प्लस q इक्वल टू 1 हो गया, मतलब p प्रोबेबिलिटी है एक चीज होने की, q प्रोबेबिलिटी है उस p के ना होने की। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 25% पॉसिबिलिटी है, तो 75% वो चीज है कि फेल कर जाए। सेम चीज है यहाँ पर, जो भी वैल्यू p है उसकी 1 माइनस p कर लो, q निकल जाएगा। अब x क्या डेटा है, पहले चुपचाप फिटिंग, फिटिंग से पहले नॉर्मल ही दिया है। चलो मैंने फिटिंग फिटिंग का ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसमें अगर चेक करना पड़ता है ना हमें, तो NCX हमारे क्वेश्चन में कंडीशन होती है, उसके हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने में पिछले वाला लॉजिक, बायस थ्योरम, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, ये वो सब यूज हो जाता है। क्यों तो सिंपल है, और x हमारा क्वेश्चन में डिफाइन होता है,
एन हमारा क्वेश्चन में टोटल ऑब्जर्वेशन दिया हुआ होता है, एक्स जैसे हमने ऊपर लाइट बल्ब माना था, यहाँ पे एक्स हम कुछ भी मानते हैं जो क्वेश्चन की डेटा होता है उसके हिसाब से उसी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वाई निकाल रहे होते हैं। फिटिंग कैसे करेंगे, एक्स दे दिया, एफ दे दिया, हमें ये तो पता है। अब यहाँ पे बेटा ना 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 ना, यहाँ पे ना मीन और प्रोबेबिलिटी दे रखी है, लेकिन मीन यहाँ पे ऐसे नहीं निकलेगी, ऐसे जो आप सोचना चाह रहे हो ऐसे नहीं निकलेगी। जैसे आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा कि एफ एक्स बाई एफ और वहां पे एफ एक्स स्क्वायर बाई एफ माइनस मीन का होल स्क्वायर, वो लॉजिक हर जगह वैलिड है। एफ एक्स बाई एफ समेशन में सब, और वो लॉजिक हर जगह वैलिड है। बट हमने क्या देखा है, बाइनोमियल में तो मीन ये होती है एक्स पी और ये एक्स पी क्यू। तो अब बेटा वो लॉजिक जगह के सबसे पहले हमने क्या देखा, डेटा ऐसा गिवन है तो चाहे कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो इसमें मीन एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एफ एक्स बाई एफ एक ही तरीका है मीन निकालने का, बट अगर एक ही तरीका है हमारा मीन निकालने का तो क्या फर्क पड़ता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, नॉर्मल हो, पॉइजन हो, कोई सा डिस्ट्रीब्यूशन हो। हमने नॉर्मल में भी ये किया, बाइनोमियल में भी ये कर रहे हैं, ये तो दो गलत हुआ ना। अब डिफरेंस क्या आता है, हमने मीन निकाली स्टैंडर्ड तरीके से ई एफ एक्स बाई एफ, एक वैल्यू आई, उस मीन को हमने, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एनपी या एक्सपी होता है हमारा मीन का फॉर्मूला, तो एनपी हमने निकाल दिया, ठीक है। एन क्या होता है हमारा, अब एन होता है हमारा 0 1 2 1 2 3 4 5, एन हमारा, हाँ एनपी से जो भी मीन निकाली एनपी से कोरिलेट करके पी निकालने के लिए एन हमें पता है, एन हमारी जो भी लास्ट वैल्यू है हमारी एक्स की, मेरे हिसाब से तो स्मॉल एन वही होता है हमारा, कैपिटल एन होता है हमारा क्या, कैपिटल एन होता है हमारा ये टोटल समेशन ऑफ ई एफ को हम कैपिटल एन भी बोल सकते हैं। जैसे ये जो टर्म है इसको हम कैपिटल एन भी बोल सकते हैं, जितना भी सम किया वो कैपिटल एन है। और ये जितने भी सारे टर्म्स हैं, चार टर्म्स है, मेरे हिसाब से एन 5 होना चाहिए था, क्योंकि एक टर्म ये है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, जितने भी ब्लॉक्स हो ना तुम्हारे टेबल में वो होता है एन। बट यहाँ पे पता नहीं क्यों चार दिया है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे चार ब्लॉक्स है, चार दिया है, हाईएस्ट वैल्यू देख के गलती कर दी, 5 होना चाहिए था। एन का देखो, कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, नीचे एफ की रो ऐड कर दो, स्मॉल एन का मतलब क्या है, जितनी भी रोज है टोटल एक्स और एफ की जितनी भी कॉम्बिनेशन है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, मेरे हिसाब से एन 5 होना चाहिए, 5p होना चाहिए 1.28, तुम चेक कर लेना एक बार, यहाँ पे चार मैंने गलती दी है। तो मान लो चलो p की एक वैल्यू निकाली, अब हमारे पास क्या गया, n हमारे पास है, p है, q कैसे आता है हमारा 1 माइनस p है, ठीक है। तो n p q हो गया। अब हमें निकालना क्या, फिटिंग करनी है हमें, ये थोड़ी निकालना मीन निकाल के दिखाओ, हमें फिट करना है। अब कैसे करेंगे, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था, ठीक है, 1/σ√2π जो भी हम कर रहे थे लॉजिक लगा के, इसका क्या है, समीशन ऑफ एफ पी प्लस क्यू की पावर एन। तो नहीं, इसका मतलब इसका ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है, इसका हम ऐसे निकालते हैं, ये गलत है, ये गलत है एकदम, ये गलत चीज है, नहीं ये कुछ नहीं है, सॉरी। हमने मीन निकाली, पी वैल्यू निकाली, एन हमें टेबल से दिख गया, क्यू हमने 1 माइनस पी करके निकाला। अब क्या करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या था, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो एन सी जीरो, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, अब एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, एक एक करके ये भरेंगे हम उस इक्वेशन में। एन क्या है हमारा, फिक्स्ड हो गया 4 है, मेरे हिसाब से 5 होना चाहिए, लेकिन हम 4 मान के चल रहे हैं, 4c0, ठीक है, पी की पावर एक्स, पी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0.32 निकल के आ गई, एक मिनट 4 करेंगे हम डिवाइड तो ठीक है, p की पावर x, तो p की जो भी वैल्यू है उसकी पावर 0, q की पावर n माइनस एक्स, यानी कि 4 माइनस 0, ये जो भी टर्म हुआ तो यानी कि 3, ऐसे करके एक एक टर्म निकालेंगे। मान लो ये निकाल लिया तुमने फर्स्ट कंडीशन पे, एन सी 0, पी की पावर 0, क्यू की पावर n माइनस 0, 4, 4c1, पी की पावर 1, क्यू की पावर 3, ऐसे करके एक एक टर्म निकाला। ये जो भी वैल्यू एक एक टेबल की x की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू n से x करके आई ना टोटल टर्म, उसे मैच करना है f से, ये वैल्यू f के क्लोज बैठ रही नहीं बैठ रही। फॉर एग्जांपल 4c0, p की पावर वैल्यू क्या है 0.3, 2 की पावर x, x की वैल्यू क्या है 0, nc0 0, तो जो भी 0 1 हो गया ये, और 1 माइनस पी करेंगे तो q आ जाएगा, तो यानी कि 0.68 हो गया हमारा q के पावर 3। तो 0.68 का क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन
0 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो ये चीज 1 हो गई। तो इवेंचुअली हमें चेक करना है कि ये वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी है उसके करीब है या नहीं, सॉल्व करके, ठीक है। तो बस यही होती है हमारी फिटिंग। आई होप तुम समझ गए होगे। अब समराइज कर देता हूँ। अभी हमने देखा इस वीडियो में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन और वेरिएंस और उसके टर्म्स कैसे देखते हैं हम, z की क्या वैल्यू, ग्राफ में उसे डॉटेड लाइन से कैसे डिनोट करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक फिटिंग का, और वो भी 3 डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, नॉर्मल, सॉरी बाइनोमियल, नॉर्मल, पॉइजन। ये रहा पॉइजन। अब इसका भी एक फंक्शन है, इससे फिटिंग होगी, इससे मीन और वेरिएंस होगी। इसका दोनों कॉमन होता है, मीन और वेरिएंस। वेरिएंस होती है लैम्डा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का होगी रूट वेरिएंस, रूट लैम्डा होती है, और वो हम यहाँ पे बैठा देते हैं यूज करने के लिए। सबका एक काम है, ये वाला ब्लॉक अगर देखोगे ये फिटिंग के लिए है, ये वाला ब्लॉक मीन और वेरिएंस निकालने के लिए। एक क्वेश्चन बनता है मीन वेरिएंस निकालो, एक बनता है फिटिंग करो। नॉर्मल में क्या आ जाएगा, नॉर्मल में एक टेबल के हिसाब से एक ग्राफ के में, इस ग्राफ में हमारा डेटा कौन सी रीजन में बैठ रहा है उसे शेडेड लाइन से आप डिनोट करिए। तो ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और उसके लिए हम z इज टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जो कि इस टेबल में है लेकिन अलग तरीके से दिया हुआ है। तो ये बाकी आपकी मर्जी, याद करना याद कर लीजिए, लेकिन 3 ही डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, बेस्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल है। इसको हम बाइनोमियल के हिसाब से भी यूज करते हैं, पॉइजन के भी हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसमें क्या यूज कर सकते हैं हम, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, अब देखो हमने क्या किया था, एक्चुअल में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैसे निकाली थी, ऐसे निकाली थी, इसको किससे इक्वेट कर दिया था, एनपी से। तो मतलब इसको क्या हुआ, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लगा के मीन निकाला और उसे हमने बाइनोमियल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आती कंडीशन, समझ में आई। हमने यही कर रहे थे इतनी देर से, तो ये कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनोमियल में भी, पॉइजन में भी। तो जो भी वैल्यू आएगी हमारी मीन की, उसमें हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, गिवन वैल्यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की होगी, अगर हमसे पूछेगा कि बाइनोमियल में फिट करो या यूज करो या पॉइजन में, तो जो भी मीन इससे इस फॉर्मूला से निकलेगी उसको या तो बाइनोमियल में तो ये दे देंगे, नहीं तो लैम्डा दे देंगे। लैम्डा कुछ नहीं होता है, टर्म होता है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे ये रखा है, क्वेश्चन में समझ में आ जाता है ये टर्म है। सेम चीज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये जो वेरिएंस की वैल्यू है हमने एनपी क्यू के बराबर करके देख ली, उससे हमारा पी निकल गया, क्यू तो पर में पता ही होता है 1 माइनस पी होता है, तो एक ही टर्म है ये दोनों, और लैम्डा करके हम इक्वेट करके हम कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर थी भाई, आधे घंटे में प्रॉपर थ्योरी यूनिट 1-2 हो गई। मैं बताता हूँ यूनिट 1-2 में गजेंद्र पुरोहित की मैंने तुम्हें प्लेलिस्ट भेजी है, वो बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बायस थ्योरम क्या होता है, इंडिपेंडेंस क्या होती है, कोरिलेशन क्या होता है, कोवेरिएंस क्या होती है, ये सारे टर्म्स पढ़ा देंगे तुम्हें, जो कि बहुत ही रेयरली आते हैं, पता होने चाहिए आगे चीज समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीधा देखेंगे यूनिट 3 हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं तुम्हें एनोवा बता दूंगा यूनिट 4 का। वैसे मैंने तुम्हें एक यूट्यूब वीडियो भेज रखी है, उससे समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं अब कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, वो बता दूंगा तुम्हें इंशाल्लाह। दैट्स इट।